स्मार्ट लर्निंग प्लानट फॉर ऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 साइंस का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे और पूरी तरह से नहीं देखे, उसमें हमें देखना था भी ये। हाँ, मैंने मेरे पिछले पार्ट में एम्ब्रियो ये जो 3 डायग्राम्स है वो एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया था और कहा था कि मैं फीटस और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, चलते हैं। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus, figure 9.9। तो फिर दोस्तों, ये जो फीटस जो होता है ना, उसमें मतलब ये एक फीटस है, ये जो बेबी दिख रहा है उस बेबी के डेवलपिंग स्टेज को फीटस बोलते हैं। और इस स्टेज में जब बेबी के पूरे ऑर्गन दिखते हैं, जैसे कि ये देखो स्कल दिख रहा है, ब्रेन दिख रहा है, हैंड्स दिख रहे हैं, लेग्स दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, उसे फीटस कहते हैं। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby। और जब ये फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तब her or his mother gives birth to the baby। अब आगे बढ़ते हैं। Internal fertilization takes place in hens also, but do hens give birth to babies like human beings and cows? You know that they do not. Then how are chicks born? Let us find out। तो दोस्तों, आपको पता है कि हेन चिक्स को कैसे बॉर्न करती है? मतलब उनका ये जो शेल होता है वो अंदर फर्टिलाइज हो जाता है, तो फिर बाद में कंप्लीट फर्टिलाइज नहीं होता है। तो ये देखिए, पढ़ते हैं अभी। Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is such a protective layer। मतलब जब वो बर्थ दे देता है ना, तब मतलब उसका ऐसा बर्थ नहीं होता है, वो हेंस जो है ना ले करती है एग। तो फिर जब वो एग ले करती है तब बहुत सारी प्रोटेक्टिव शील्ड्स आ जाती है। मतलब एग शेल जिसे हम कहते हैं ना, वो सपोज़ ये एक चिक है, तो फिर उसको सराउंड करके बहुत सारी सी प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है और इट फॉर्म्स एग शेल। ठीक है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg। The embryo takes about 3 weeks to develop into a chick। You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth। Did you know that the development of chicks takes place inside the egg shell during this period? तो दोस्तों, बाद में जो एग शेल फॉर्म होता है ना, जो ये एग शेल है, 2 मिनट, हाँ, जो ये एग शेल फॉर्म हो गया है, तो इसमें जो चिक रहता है वो 3 वीक्स लेता है। कितने वीक्स लेता है? 3 वीक्स लेता है डेवलपिंग के लिए। फिर बाद में वो अपने आप ये शेल तोड़ के, इस पर क्रैक्स आपने बहुत बार देखी होगी ना, वो वैसी बहुत सारी क्रैक्स ही आ जाती है और वो बेबी डेवलप होके बाहर आने की कोशिश करता है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। And bursts the open eggshell. In animals which undergo external fertilization, development of the embryo takes place outside the female body. The embryo continue to grow within their egg coverings. After the embryos develop, the eggs hatch। You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams। तो दोस्तों, मतलब ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये चिक का, एग का, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फिर अपन इसे एक एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो फिर ये एक जो फ्रॉग है, फ्रॉग वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करता है। मतलब कितने, मतलब वो एक एग ले नहीं करता एट अ टाइम, इट लेज 100 ऑफ एग्स। एंड दे मतलब वो या तो फिर पानी पे फ्लोट होते हैं या फिर एक पत्ते पे फ्लोट होते हैं। ओके,
तो फिर वो जब फ्लो होते हैं ना, तब वो एक अंदर के अंदर अपने आप डेवलप होते हैं, और फिर बाद में जब वो एक अच्छे स्टेज पे आ जाते हैं, जब उनको फर्टिलाइज़ किया जा सकता है, तब वो फर्टिलाइज़ होके एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर बाद में वो हैच होके टैडपोल बन जाते हैं। और बाद में आपने तो देखा ही होगा ना, बहुत सारे टैडपोल्स ऐसे स्विमिंग में, वो पॉन्ड्स में स्विमिंग करते हुए, वो ऐसे उनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स के बारे में। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. Those animals which lay eggs are called oviparous animals. The following activity will help you to understand better and differentiate between viviparous and oviparous. तो अब हम पढ़ेंगे विविपोरस एनिमल्स और ओविपोरस एनिमल्स के बारे में। तो फिर दोस्तों, विविपोरस एनिमल्स वो होते हैं द एनिमल्स विच गिव बर्थ, सुनिए, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। मतलब वो एनिमल्स जो एग शेल देते हैं वो विविपोरस नहीं कहलाते हैं, बल्कि जो यंग वंस को बर्थ देते हैं वो विविपोरस एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब विविपोरस एनिमल्स आपको समझ गए। तो अब ओविपोरस एनिमल्स इसी का अपोजिट होता है। ओविपोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं दैट गिव बर्थ टू, मतलब जो एग को बर्थ देते हैं, मतलब वो एग ले करते हैं और यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं डायरेक्टली। तो फिर ये होते हैं ओविपोरस एनिमल्स। और मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, लिस्ट एनी 10 viviparous animals and list any 20 oviparous animals। और अगर ये आपका हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो फिर अब इसमें बताया गया है कि ये एक्टिविटी से हमें और अच्छे से समझ जाएगा कि ये दोनों एनिमल्स होते क्या है। ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स: फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मॉथ, hen and cow or any other bird. Are you able to observe egg of all of them? Make drawing of the egg that you have observed. तो दोस्तों, मैं आपको अभी इन सभी फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, मॉथ, hen के ये एग्स बताती हूँ, और फिर आप बाद में डिफ्रेंशिएट करना। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है? डू यू थिंक दैट एनीथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस बॉक्स? येस, एक्चुअली यहाँ पर काऊ के भी एग को सुपरवाइज करने के लिए कहा गया है, पर बट काऊ इज़ अ viviparous animals, thus it do not give birth to any egg, it gives birth to a baby. Okay. दोस्तों, मैंने आपको hen के एक तो बताए ही थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. These are examples of viviparous animals. But you would not be able to collect the eggs of a dog, cow, or cat. This is because they do not lay eggs. The mother gives birth to the young ones. These are examples of viviparous animals. तो फिर अब viviparous animals के बारे में पढ़ेंगे कि अब ये
अब आप इन सब के एग्स मैंने आपको बताया, ये फ्रॉग, लिज़ार्ड, बटरफ्लाई, मॉथ, हैन, का सॉरी नॉट काऊ, इन सब के एग्स मैंने आपको बताए। पर क्या आपने कभी डॉग, कैट और काऊ इनके एग्स कभी देखे हैं आपने? क्या आपने इनके एग्स देखे हैं? हाँ, इनके एग्स भी होते हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि इनके एग्स अंदर के अंदर फर्टिलाइज होके पूरा एक बेबी इंडिविजुअल फॉर्म होके बाहर आता है। ठीक है, तो फिर इनके जैसे एनिमल्स को कहते हैं विविपोरस एनिमल्स। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स? तो फिर इसमें एग्जांपल्स दे दीजिएगा। Young ones to adults. New individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. In some animals, the young ones may look very different from adults. Recall the life cycle of the silkworm. मतलब सिल्कवर्म में पहले क्या होता है? पहले एग ले होता है, फिर वो एग डेवलप होता है लार्वा में, या फिर उसे कैटरपिलर भी कहते हैं, और फिर बाद में वो प्यूपा एक कवरिंग फॉर्म कर देता है और फिर अडल्ट बन जाता है। यू स्टडीड इन क्लास 7th। फ्रॉग इज़ अनदर सच एग्जाम्पल। तो फिर जैसे सिल्क की ऐसे बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं वैसे फ्रॉग्स की भी रहते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। We find that there are 3 distinct stages, that is egg, tadpole, or which is also called larva, and then it grows into adult. Don't the tadpoles look so different from the adults? Can you imagine that these tadpoles would someday become frogs? Similarly, the caterpillar of the pupa of silkworm looks very different from the adult moth. The features that are present in the adults are not found in the young ones. Then, what happens to tadpoles and caterpillars thereafter? तो अब हम ये लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले अडल्ट फ्रॉग जो रहता है, अडल्ट फ्रॉग वो एग्स ले करता है, और फिर बाद में वो जब एग्स ले करता है और फर्टिलाइज़ करता है उनको, बाद में वो एग्स हैच हो जाते हैं, समवट हैच हो जाते हैं और वो अर्ली टैडपोल बन जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगी कि ये जो मैंने आपको इनकी जेली लाइक स्ट्रक्चर बताया है, और सपोज़ ये इसमें से टैडपोल बाहर आ गया, ओके, ये टैडपोल, ओके, तो फिर वो सबसे पहले उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ना जेली लाइक, वो सबसे पहले उसी को खाता है खाने में। ठीक है, और फिर बाद में वो अर्ली टैडपोल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए उसको हाथ नहीं होते, उसको पैर नहीं होते, उसके पास रहती है सिर्फ टेल और उसका मुंह। पर बाद में जब वो अर्ली टैडपोल बन जाता है तब उसको हाथ आ जाते हैं और उसकी जो पूंछ रहती है ना बहुत बड़ी हो जाती है। और फिर बाद में इसकी एक स्टेज है जिसमें उसके पैर आ जाते हैं, और अर्ली टैडपोल में उसके मतलब लेट टैडपोल में उसके लंग्स भी डेवलप होने चालू हो जाते हैं, और फिर बाद में वो बन जाता है एक यंग अडल्ट फ्रॉग। You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. तो फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मतलब छोटे बच्चों का अडल्ट में, मतलब जब वो देखिए जैसे कि ह्यूमन होते हैं उसमें ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं, पर जैसे कि फ्रॉग होता है, क्या आपको इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? हाँ, आ रहा होगा। तो फिर यही जो डिफरेंस होता है ना, ये उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब इस टैडपोल ने ये बनने के लिए बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू वो गया था, और इसलिए ही सफर्ड फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस। ओके, what about the changes that we observe in our body as grow? Do you think we too undergo metamorphosis? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक था
वो ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, जो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। So far we have learnt about reproduction in some family of animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो अब हम सबसे पहले हाइड्रा का रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। सो गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, मतलब वो हाइड्रा को ले लेना और फिर बाद में ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप, लुक फॉर एनी बजेस। मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि हाइड्रा का रिप्रोडक्शन होता कैसे बिना टेक्स्ट बुक में पढ़े। तो दोस्तों ये एक हाइड्रा है, ये एक हाइड्रा है। क्या आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ ग्रो होता हुआ? नहीं, यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा है, पर ये सेकंड फिगर में आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म है। वो बर्थ, मतलब इस प्रोसेस से हाइड्रा बर्थ करता है, जिसे हम बडिंग कहते हैं। जब ऐसा पेरेंट्स बॉडी को, जब when a child sticks to parent's body to give birth to itself is called as budding। और फिर बाद में जैसे ही वो फुल्ली ग्रो हो जाता है ना, उसे बाद में वो हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है। और ये जो ग्रो हो रहा है ना, उसे बल्जस कहते हैं। क्या आप कहते हैं? बल्जस। देखिए इधर है। Count the number of bulges that you see in different slides. Also note the size of the bulges. Draw the diagram of Hydra as you see it. Compare it with figure 9.11. तो फिर इसमें यही कहा गया है, the bulges are developing new individuals that are called buds. Recall the presence of buds in use. In Hydra 2, the new individual developed as outgrowths from a single parent. मतलब ऐसा यीस्ट में भी होता है। आप यीस्ट को भी कभी माइक्रोस्कोप में लगा कर देखिएगा, वो भी इसी तरह रिप्रोड्यूस करता है। This type of reproduction in which only one single parent is involved is called asexual reproduction. Asexual reproduction is a reproduction in which only one parent is involved. तो फिर ये हाइड्रा का जैसे रिप्रोडक्शन हमने होता हुआ देखा, उसे बडिंग कहते हैं। ठीक है। Now another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how it happens. तो अब मैं इसे समझा देती हूँ आपको। So this is parent amoeba. What is this? Parent. This is a parent amoeba. तो फिर अब ये पेरेंट अमीबा जब रिप्रोड्यूस करता है, सबसे पहले क्या करता है? सपोज दिस इज़ अ अमीबा, आई हैव ड्रॉन अ अमीबा, इट इज़ यूनिसेल्यूलर एंड इट हैज़ नो रेगुलर शेप। तो फिर ये उसका न्यूक्लियस है। तो फिर न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में क्रॉसमेसिस होते हैं। क्या होते हैं? क्रॉसमेसिस। और क्रॉसमेसिस क्या है? क्रॉसमेसिस वो है जो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि उसे एक्सपांड करने की शक्ति देते हैं, उसे क्रॉसमेसिस कहते हैं। तो फिर क्रॉसमेसिस के थ्रू वो अपना न्यूक्लियस एक्सपांड करता है। देखिए अब हम इधर देख सकते हैं कि उसका पहले न्यूक्लियस इतना था और फिर बाद में उसका न्यूक्लियस ऐसा हो गया, एक्सपांड हुआ ना। कुछ तो डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको दोनों में। ओके। तो फिर बाद में फिर वो जब न्यूक्लियस उसके दो, मतलब एक अमीबा में जब दो न्यूक्लियस बन जाते हैं इस तरह, जब एक अमीबा में ऐसे दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब उसका साइटोप्लाज्म जो रहता है ना, वो भी डिवाइड होने लगता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। और बाद में फिर वो एक अमीबा दो न्यू डॉटर अमीबा को बर्थ देता है। और इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाँ, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कहते हैं उसे। ठीक है। तो अब आगे हमने बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ा और बाद में अगली जो स्टेप्स है हम बाद में हमारे अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में जो आज हमने पढ़ा। ओके। तो फिर अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट और सबसे छोटा टॉपिक, जो है
क्या हो गया? हाँ, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। तो मैं आपको ये पढ़ लूँगी, सिर्फ एक बार पढ़ के बता दूँगी। क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल, any other living part or complete organism. Cloning is an small animal was successfully performed for the first हाँ, तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि मतलब इसमें उन्होंने हाइब्रिड जनरेशन बनाई। मतलब उन्होंने 2 तरह की गोट्स को बना के एक तीसरी तरह की गोट बनाई जिसका नाम था डॉली। और फिर बाद में उसमें थोड़े से केमिकल इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं और वो कब हुआ कैसे हुआ वो दिया गया है। ठीक है, तो आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना। मैं अभी ये समझा। हाँ, तो अब मेरे पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे ये एक्सरसाइज और मैं इसके बाद एक मल्टी भी लूँगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। और हमारा चैनल स्मार्ट लर्निंग प्लैनेट को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।